हमारे यहाँ ब्राह्मण्स को भूदेव ऐसा बोलते हैं कि धरती के देव है ये। तो वो नाना जी ऊपर बैठते थे और वो सारे लोग नीचे बैठते थे। सड़क पर बेहोश पड़े हो, आपको ले जाया जाएगा वहाँ पर, तो आपको पता भी नहीं है कौन आपका इलाज कर रहा है। किस किस को जिंदगी में खून चढ़ा है कभी? जिन जिन को खून चढ़ा उन्होंने जात देख के चढ़वाया था। तो तुम्हारा रक्त तो अशुद्ध हो गया, तो अब काहे के लिए रक्त की शुद्धता बचा रहे हो? ट्रेन में ऐसा चलता है, ब्राह्मण बोगी, फिर क्षत्रिय बोगी, फिर एससी बोगी, फिर एसटी बोगी, ऐसे होता है ट्रेन में। इस युग में तो ये सब आप चला ही नहीं पाओगे। तुम किसी की अपब्रिंगिंग खराब कर दो, फिर कहो आदमी खराब है, तो आदमी खराब है, तुम खराब हो। जाति को मानने वालों के घर में लड़कियों की क्या हालत रहेगी? अपने ही देश के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को अलग मान करके या नीचा मान करके धर्म को, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा लोगे? ये जो 4 वर्ण व्यवस्था है हमारी, उसको कंटिन्यू करने में शायद ब्राह्मण का ही ज़्यादा हाथ नहीं है। जैसे कि मैंने मेरे नाना जी को देखा है, वो काफ़ी रूढ़िचुस्त ब्राह्मण रहे। तो उनके घर हम जब बचपन में जाते थे तो मैंने देखा है कि जो एसटी एससी कास्ट वाले लोग आते थे, हमारे यहाँ ब्राह्मण्स को भूदेव ऐसा बोलते हैं कि धरती के देव है ये। तो वो नाना जी ऊपर बैठते थे और वो सारे लोग नीचे बैठते थे। मुझे ये सब देख के ठीक नहीं लगता था कि ये सब नीचे क्यों बैठे हैं। मैं तो छोटी थी, पर अभी मतलब धीरे धीरे सारा कनेक्ट करके मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे ही सामने कितना कुछ हो रहा है पर मैं कुछ कर नहीं पाती। और यही लोग हैं, मेन ब्राह्मण्स ही है जो कास्टिज़म को बढ़ावा दे रहे हैं। वरना इन्हीं के हाथ में भी तो है कि अपने भक्त हो या यजमान हो उनको बोल सके कि ऐसे सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बैठिए। तो शायद क्षत्रियों ने हमेशा ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट किया है भूदेव समझकर, और ब्राह्मण्स ने अपना सेल्फिशनेस कंप्लीट करने के लिए क्षत्रियों को मतलब एनकरेज किया है कि हाँ आप क्षत्रिय हो, आप राष्ट्र को संभालोगे, ये सारे यहाँ से कचरा निकालेंगे, ये नीचे रहेंगे। तो मैंने तो ये देखा है, मैं गलत हो सकती हूँ पर मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि ऐसा है। ज़्यादातर ब्राह्मण्स का ही देखिए, हाथ जो है। वर्ण व्यवस्था है ना, हाँ, उसकी खास बात ये है कि उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। वहां कोई ऐसा नहीं है जिसके नीचे कोई नहीं है, और जिसके नीचे कोई भी नहीं है उसके नीचे अपने घर की औरत तो है। तो कास्ट कास्ट कास्ट, फिर आउटकास्ट, सवर्ण सवर्ण, दलित, महादलित। तो बहुत लोगों का बहुत तरीकों से स्वार्थ रहा है इस व्यवस्था को चलाने में। ब्राह्मणों का भी निसंदेह स्वार्थ रहा है। अब वर्तमान पर आते हैं। जो भी लोग इस व्यवस्था के पक्षधर हैं वो समाज का तो अहित कर ही रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। अगर आज के समय में किसी भी घर में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो या कोई और परिवार हो, ऐसे विचार चल ही रहे हैं तो वो घर खुद अपना दुश्मन है। हमेशा से था, आज और ज्यादा है। आज विज्ञान जहां आ गया है वहां पुरानी धारणाओं को संभाले रखना बड़े गजब की बात होगी। उस गजब के लिए बड़े गजब स्तर का झूठ चाहिए, और इतना झूठ अगर रखोगे तो जियोगे कैसे? कैसे जियोगे? हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और सब प्राणियों की, सब प्रजातियों की विकास यात्रा कैसे रही है। उसके पूरे प्रमाण सामने आ चुके हैं और नए नए प्रमाण रोज आते रहते हैं। यहां खुदाई होगी, यहां से फॉसिल निकलेगा, वहां से
गुफा में कोई प्रमाण निकल आएगा, भित्तियां मिलेंगी, चिन्ह मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, इतना कुछ निकलता रहता है, हम भली भांति जानते हैं। और उसमें जितने भी गैप्स हैं वो सब हर साल थोड़े थोड़े भर जाते हैं। तस्वीर और साफ होकर उभर आती है कि कैसे मनुष्य वहां तक पहुंचा कि आज इन कुर्सियों पर बैठा हुआ है। और मनुष्य ही नहीं, बाकी सारी प्रजातियां भी अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुंच गई हैं। अब इसमें आप कैसे इस बात को जायज ठहराओगे कि सचमुच किसी परम शक्ति, किसी प्रथम पुरुष के पैरों से शूद्र पैदा हुए थे? और बाहों से क्षत्रिय और मस्तक से ब्राह्मण, कैसे करोगे? हम जानते हैं कि सब कहां से आए हैं, कैसे बताओगे कि ये सब अलग अलग है? क्या आधार है, बताओ तो। आज अगर डीएनए मैपिंग कर दी जाए भारत की आबादी की, हम सब का डीएनए 99 न जाने कितने प्रतिशत बिल्कुल एक सा निकलना है, और सबका मिश्रित भी निकलना है, क्योंकि मनुष्य की विकास यात्रा बहुत पुरानी है। जिसको आप रक्त की शुद्धता या वंश की या कुल की शुद्धता बोलते हो, वैसी चीज बस एक कल्पना है, अफसाना है। आप अधिक से अधिक अपनी वंशावली 8, 10, 15 पीढ़ी तक पीछे ले जा सकते हो, पर आप तो लाखों साल पुराने हो। आपको क्या पता आपकी विकास यात्रा कहां कहां गई थी? आप कुछ नहीं जानते। और उस समय तो उसको कहीं अंकित भी नहीं करा जा रहा था कि कौन से लोग किन अन्य लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और संबंध बना रहे हैं, क्या पता। आपको मालूम है, ये बड़ी रोचक खोज हुई है। दुनिया के किन्हीं भी लोगों का डीएनए जब देखा जाता है तो उसमें दुनिया की बाकी जगहों के लोगों के चिन्ह भी मिल जा रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो तुम कैसे ये साबित कर पाओगे इस युग में कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ है? कभी चल जाता रहा होगा। आज जब प्लेटलेट्स चाहिए होती हैं डेंगू में, तो उन पर कहीं लिखा होता है क्या किस वर्ण की हैं? तो वर्ण व्यवस्था के साथ तो अस्पृश्यता भी चलती थी। आज कैसे कह दोगे कि फलाना जो रक्त है वो मेरे लिए अस्पृश्य है? मर जाओगे, खून ही नहीं चढ़ेगा। किस किस को जिंदगी में खून चढ़ा है कभी? अरे उठा दो भाई हाथ। जिन जिन को खून चढ़ा उन्होंने जात देख के चढ़वाया था, तो तुम्हारा रक्त तो अशुद्ध हो गया। तो अब काय के लिए रक्त की शुद्धता बचा रहे हो? अब तो हो गया, और अब उसे बाहर तो निकाल नहीं सकते कि ये जो अणु परमाणु हैं ये किसी और के रक्त के हैं, तो इनको बाहर निकाल दो। अब तो रक्त अशुद्ध हो गया। अब किस आधार पर कहोगे कि अगर दूसरी जाति में बेटी ब्याह दी तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा? वो तो हो गया। डेंगू किस किस को हुआ है? प्लेटलेट्स चढ़े थे, सबने तुरंत बचा ली अपनी। अब क्या करोगे? नहीं, सब ठीक है, पर जस्टिफाई कैसे करें? अब क्या बचा? अब आपकी बगल की कुर्सी पे जो बैठा है उसकी जाति पता है क्या? ये तो गलत हो गया। अब क्या करें? हाँ, ट्रेन में ऐसा चलता है, ब्राह्मण बोगी, फिर क्षत्रिय बोगी, फिर एससी बोगी, फिर एसटी बोगी, ऐसे होता है ट्रेन में। अब क्या करें? इस युग में तो ये सब आप चला ही नहीं पाओगे, तो क्यों जबरदस्ती ढो रहे हो? क्यों ढो रहे हो भाई? ब्राह्मण रक्त मुझे दिखा दो किस तरीके से किसी भी अन्य रक्त से भिन्न है। थोड़ा
1% भी दर्शा दो, या क्षत्रिय रक्त या कोई भी अन्य रक्त, जाट रक्त, कोई रक्त दिखा दो कैसे भिन्न है। और भिन्नता अगर निकाल भी दोगे तुम, तो वो इतनी 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 कम है कि उसका कोई अब महत्व नहीं। उतनी भिन्नता तो ब्राह्मणों में भी आपस में होगी और जाटों में भी आपस में होगी, तो उस भिन्नता का क्या अर्थ है? लेकिन एक झूठ को बचाना है तो क्या करोगे फिर? 100 झूठ बोलोगे और ये 100 झूठ आपको ही खा जाएंगे। जिन घरों में ये सब कारोबार, ऐसी संस्कृति चल रही होगी, वो घर झूठ का अड्डा बन जाएंगे। झूठ अकेले नहीं आता कभी, इतना कमजोर होता है कि अपने साथ पूरी फौज लेके आता है। सच शेर होता है, अकेले दहाड़ता है। लेकिन एक झूठ को घर में घुसेड़ोगे तो उसको सहारा देने के लिए 100 झूठों की फौज आएगी पीछे, आपका घर झूठ का अड्डा बन जाएगा। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कभी इलाज कराया किसी डॉक्टर से? सब फंस गए। जात देख के कराया था? कराया था? सड़क पर बेहोश पड़े हो, आपको ले जाया जाएगा वहां पर, तो वहां तो आपको पता भी नहीं है कौन आपका इलाज कर रहा है। हाँ, ख्याल नहीं आता, पर जब आप एसी रूम में कुर्सी पे बैठे हुए हो तो आते हैं ख्याल। जब मरने को होते हो ना, तो ये सब ख्याल नहीं आएंगे कि कौन इलाज कर रहा है। डॉक्टर डॉक्टर में निश्चित रूप से फर्क होता है, तो चुन लो कि बेहतर डॉक्टर कौन है। बेहतर डॉक्टर चुनते हो ना, या बेहतर जात चुनते हो? फर्क तो होता ही है। गाड़ी खरीदो, उसमें भी चुनोगे कि बेहतर गाड़ी कौन सी है, गाड़ियों की भी जात पूछोगे। रिलैक्सेशन की वजह से है, क्योंकि अभी मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड है। वहाँ पे एक आंटी आए हैं उनके हस्बैंड को लेकर, आईसीयू में है उनके हस्बैंड अभी। उन्होंने बोला कि वो एमपी से आए हैं गुजरात, क्योंकि वहाँ एमपी में वो उज्जैन जहाँ रहते हैं, उज्जैन इंदौर, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। मैंने बोला ऐसा कैसे नहीं है? तो उन्होंने बोला कि वहाँ जो डॉक्टर्स है वो एकदम कम मार्क्स में डॉक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनकी कास्ट मतलब वो नहीं होती, तो जल्दी जल्दी ऐसे निकल जाते हैं। तो दैट कुड बी द रीज़न, बट इसके अलावा कोई और रीज़न मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसका फैसला भी कि आपको किस डॉक्टर से इलाज कराना है, आप उस डॉक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड देख के कर लो। वो करना चाहिए। हम सबको अपनी जान बचाने की पूरी आज़ादी है, अधिकार है, बल्कि कर्तव्य है कि अपनी जान बचाओ और अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। पर डॉक्टर अच्छा है या बुरा, इसका फैसला मैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड को, उसकी हिस्ट्री को देख के करूंगा, उसकी जाति को देख के थोड़ी करूंगा। बात है। ठीक है? हाँ हाँ, सही बात है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी सड़े गले डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, बिल्कुल कराइए, पर श्रेष्ठता और जाति क्या वन के कोरिलेशन पे चल रहे हैं? ऐसी तो कोई आज तक साइंटिफिक स्टडी हुई नहीं है। देख लीजिए ना कि किसकी हिस्ट्री क्या है। अब तो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कंसल्टेशन ले लेते हैं छोटी मोटी बीमारियों के लिए, मैं सर्जरी के लिए नहीं कह रहा हूं। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जहां पे आप चुन सकते हो कि आप डॉक्टर से बात कर लोगे, आपको सर्दी खांसी जुकाम है, डॉक्टर आपको कुछ बता देगा, और वहां बाकायदा डॉक्टर्स की रेटिंग्स होती हैं, फीडबैक होते हैं, देख लो। रेटिंग और फीडबैक देखूं या जाति देखूं? संस्कार हैं, कॉन्सेप्ट और क्या है। ऐसे घर में पैदा हुए हो जहां पर वैसी ही बातें हो रही हैं, वैसा ही माहौल हो रहा है, तो तुम भी थोड़ा वैसे हो जाते हो। उसमें बात शरीर की थोड़ी है, रक्त की शुद्धता की बात थोड़ी ही है। हॉकी टीम में हमेशा से आधे खिलाड़ी, कभी आधे से ज्यादा खिलाड़ी पंजाब के रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पंजाबियों के खून में हॉकी बह रही है।
अरे भाई, माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉकी वीरता की बात है, बाकी खेल नहीं वीरता की बात है। हम्म? हाँ, जेनेटिकली और चीजें मिल सकती हैं, ऊंचाई मिल सकती है, बिल्कुल हो सकता है। एक प्रांत में कद ऊंचा होता है, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मनुष्यता की पहचान कद तो नहीं होता ना। मनुष्यता की पहचान क्या है? चेतना। तो चेतना का फैसला तो जाति से नहीं हो सकता। कद का फैसला बिल्कुल हो सकता है। हाँ, पंजाब हरियाणा में जो औसत लंबाई है वो थोड़ी ज्यादा है बाकी देश से, तो वहां समझ में आता है हॉकी चलेगी वहां पर, और बॉक्सर हरियाणा से आते हैं, समझ में आती है बात वो। आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। देखो, अगर ये सब बातें लेके चल रहे हो, एक 100 बातों की एक बात बता देता हूं। जब आप जाति बोलते हो ना, तो आप शरीर की बात करते हो। जितना ज्यादा जाति जाति करोगे उतना देह बनकर मरोगे। अब यही करना हो तो फिर आपको जो बोलना हो बोल लो, कर लो, आपकी जिंदगी है। जो जाति में जितना यकीन करेगा वो अपनी देह का उतना गुलाम रहेगा, क्योंकि जाति तो देह की ही होती है और देह से बड़ा बंधन कोई नहीं है। देह की जाति को मान रहे हो तो देह की अन्य आज्ञाओं को भी मानो ना। फिर तो देह बोलेगी नाच तो नाच, देह बोलेगी पशुओं वाले सारे काम कर तो कर। चेतना की जाति बता दो, चेतना की भी जाति होती है, देह की होती है। माँ बाप कौन है? तुम्हारी देह जिनसे आई वो देह से क्या थे वहां से आती है। तो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत घातक चीज है वर्ण जाति इत्यादि। और भगवत गीता में वर्ण की क्या अवधारणा है, इस पर अभी अभी मुश्किल से हफ्ता 10 दिन पहले हमने बहुत विस्तार से बात करी है। 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है शायद। आप अपनी जिंदगी में देह बहुत घुसा रहे हो और आप अपने घर में झूठ बहुत घुसा रहे हो। अगर आपके घर में जाति आधारित संस्कार चल रहे हैं, बचो। आपके लिए ही घातक है ये बात। आपके ही घर में अशांति बढ़ेगी। मत करो ये सब। समय लगेगा। हाँ, ये ये मौन सहमति का तो नहीं लग रहा। ये मौन सहमति का तो नहीं लग रहा। भारत को अभी समय लगेगा। क्या बोला? तो 100 तरह के झूठ आएंगे ना। फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ। अगर एक झूठ में यकीन करोगे तो बाकियों में यकीन करने से कौन रोक रहा है तुमको? जिस आधार पर तुम एक झूठ में यकीन कर सकते हो, उसी आधार पर दूसरे झूठों में भी यकीन करोगे। सारे अंधविश्वास तुम्हारे घर में घुसेंगे। सबसे बड़ा अंधविश्वास तो यही है कि देह के आधार पर तुम मनुष्य हो। वो मान लिया, उसके बाद जितने अंधविश्वास होंगे सब आएंगे। भौतिक तरक्की भी नहीं होगी, आध्यात्मिक तरक्की भी नहीं होगी। देह इतनी बड़ी बात है अगर, तो जाति को मानने वालों के घर में लड़कियों की क्या हालत रहेगी? जब देह के आधार पर ही बहुत कुछ तय होना है, तो लड़कियों का क्या होने वाला है फिर? उनकी तो देह एकदम ही अलग है। और वही व्यवस्था जो बोलती है कि एक जाति नीची होती है, वही व्यवस्था यह भी बोलती है कि एक लिंग भी नीचे होता है। जो व्यवस्था एक पूरे समुदाय को निचला घोषित कर देती है, वो व्यवस्था एक पूरे लिंग को भी तो निचला घोषित कर रही है ना। अब क्या करोगे बोलो?
और दोनों के ही मूल में क्या है? एक बिल्कुल ऐसी बात जो अध्यात्म का उल्लंघन है, देह। देह बहुत सुंदर वर्णन आता है। आदि शंकराचार्य पूरे देश में घूम रहे थे, वेदांत का प्रचार करते हुए, अद्वैत वेदांत। लेकिन आए तो उसी समाज से हैं जो समाज रूढ़िग्रस्त था और जातिग्रस्त था। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये जाति वाले संस्कार शेष थे अभी। अब जाति और अद्वैत एक साथ चल ही नहीं सकते, पर उनमें अभी शेष थे। काशी के पास की घटना है। एक दिन एक चांडाल उनके सामने आ गया तो एकदम ठिठक गए, एक कदम पीछे हट गए। तो चंडाल ने पूछा कि किससे पीछे हट रहे हो? मैं कौन हूं, तुम कौन हो? बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो समझदार आदमी होता है उसके लिए इशारा काफी होता है। और शंकराचार्य एकदम अवाक हो गए, पत्थर की तरह खड़े हो गए। बोले ये क्या पूछ लिया इसने? और जिसकी छाया से भी पीछे हट रहे थे गिर गए, उसके पांव से लिपट गए। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य की कहानी है। और बोले कि एक यही सीख बाकी बची थी, आपने दे दी, बहुत बहुत आभार है आपका। चांडालों को माना जाता था कि ये तो निचली से निचली जातियों से भी नीचे के हैं, उनको तो शहर गांव में घुसने नहीं दिया जाता था। कहते उधर ही रहो और लकड़ी राख यही सब करो अपना, तुम गंदा काम है, लाश जलाना ये सब तुम्हारा है। तो फिर बाद में उसमें कथा ये जोड़ दी गई कि स्वयं भगवान ने चंडाल का वेश लेकर के शंकराचार्य को सीख देने के लिए ये करा था। वो ठीक है, वो सब अलग, पर बात समझो। कौन कहता है कि धर्म जाति सिखाता है? कौन कहता है कि जाति प्रथा का संबंध सनातन धर्म से है? जाति प्रथा का संबंध भारतीय समाज से है, सनातन धर्म से नहीं है। अद्वैत वेदांत आपको जाति सिखा रहा है क्या? उपनिषद आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? कितनी बार मैं आपसे वज्र सूचिका उपनिषद का नाम लूं, कितनी बार मैं आपसे ऋभुगीता का नाम लूं? ये हमारे शीर्ष ग्रंथ हैं उपनिषद। ये आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? या आपको बोल रहे हैं कि जाति से बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं हो सकती? सनातन धर्म तो जाति विरोधी है। बहुत लोग एकदम उछल पड़ेंगे इस बात पर। हाँ, सनातन धर्म जाति का कट्टर विरोधी है। तो फिर जाति कहां से आई? वो भारतीय समाज का पागलपन है। और भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी नहीं है कभी। भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी होती तो न लिंग भेद बचता, न जाति भेद बचता, न तमाम तरह का पिछड़ापन बचता। धर्म ने तो समाज से जाति को हटाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, पर समाज ने धर्म की सुनी कब है? और जब मैं धर्म कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय है दर्शन, वेदांत, श्रुति पूरी। स्मृति की कोई किताब अगर ले आओगे स्मृति परंपरा की, तो वो सब तो समाज ने स्वयं रची हैं अपनी ही व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। उनको तो धार्मिक ग्रंथ कहना भी उचित नहीं है, उनमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है। तुम मनुस्मृति और निरालंब उपनिषद की तुलना थोड़ी कर सकते हो भाई, बहुत अलग अलग चीजें हैं वो। एक तरफ श्रुति है, एक तरफ स्मृति है, एक तरफ आत्मज्ञान है और दूसरी तरफ उस समय का समाज शास्त्र है। आत्मज्ञान का समाज शास्त्र से क्या लेना देना है?
और जो किताब सामाजिक नियम कायदों के लिए लिखी गई हो उसे आप धर्म ग्रंथ किस तरह बोल सकते हो? यह ऐसी सी बात है कि आप आईपीसी को और सीआरपीसी को धर्म ग्रंथ बोलो। बोलोगे? सनातन धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है, कभी भी नहीं था। हिंदुओं में और भारत में अगर जाति व्यवस्था इतनी रही है तो वो हमारे अहंकार का प्रदर्शन है, हमारे अज्ञान का प्रदर्शन है। हम धर्म की कभी सुने नहीं, इस अकड़ का प्रदर्शन है। इस बात पे हमारी आपकी बनेगी नहीं। हम छोड़ गए। सर ये वैसी ही बात है कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पूरे आतंकवादी की वजह की समाज से आते हैं। तो कह सकते हैं कि एक्सीलेंसी में जो है, जो एक्सीलेंट किसी भी क्षेत्र में, वो किसी एक अपर वर्ग के लोग हैं, ना कि लोअर वर्ग। तो क्यों एक्सीलेंट है? उनका डीएनए बेहतर है। आगे भी बता दो। दे दीजिए इनको, माइक दीजिए थोड़ा। कैमरा लगाओ 2-3। हाँ, क्यों बेहतर है? उनका डीएनए बेहतर है? नो सर, जैसे कि मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना। नहीं सर, डीएनए एक्सीलेंस आप कह रहे हो कि किसी भी क्षेत्र में एक्सीलेंट लोग आपको एक ही वर्ण से नजर आते हैं, तो क्यों बेहतर है? डीएनए बेहतर है? बिल्कुल वो हो सकता है जो आप बोल रहे हो। कारण भी बता दो ना, कारण क्या है? सर मेडिकली तो प्रूफ नहीं होगा, बट एक तो मेडिकली नहीं प्रूफ होगा तो कैसे प्रूफ होगा? हुशू हुशू विज्ञान नहीं सिद्ध करेगा तो कैसे सिद्ध करोगे? और क्या कारण है? और क्या कारण है? हाँ, अपब्रिंगिंग मैटर करती है कि कैसा उसका उसकी तो मतलब अपब्रिंगिंग तो तुमने करी है ना, या देह से है? तुम किसी की अपब्रिंगिंग खराब कर दो, फिर कहो वो आदमी ही खराब है। तो आदमी खराब है, तुम खराब हो। किसी बच्चे को तुम सही से शिक्षा नहीं दो, पालन पोषण नहीं दो, खाना पीना नहीं दो, फिर वो बड़ा होकर के अगर किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पा रहा है तो उस बच्चे की गलती है, तुम्हारी गलती है। और तुर्रा ये कि कह रहे हो कि ये तो बच्चे ही खराब होते हैं। ऐसे ही मैं सुना करता था जब कैंपस में था, कहते थे देखो धैर्य तो ब्राह्मणों में ही होता है। जितने अच्छे बल्लेबाज हैं मेरे समय पे, बोले सब के सब देखो ब्राह्मण ही तो हैं। तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, गावस्कर, शास्त्री, लक्ष्मण, ये सब क्या हैं? ब्राह्मण हैं। और समय बदला, धोनी आ गया, अब रिंकू सिंह। अब क्या करोगे? सर बट ऐसा होता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान का भविष्य निर्धारण करते हैं। तो दो ना शिक्षा आपने नहीं दी है। क्या उस दलित बच्चे के मां बाप नहीं चाहते थे कि उसको शिक्षा मिले? शिक्षा किसने नहीं दी? तो समाज को बोलो कि गंदा है, उस बच्चे को क्यों बोल रहे हो कि श्रेष्ठ नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? आपके 3 बच्चे हों, आप 2 के साथ भेदभाव करें, उन्हें ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं, खाना पीना भी ना दें, और उनके मन में हीनता का भाव भरते रहें। वो 2 बच्चे आगे ना निकले हैं, जिस बच्चे को आपने सब कुछ दिया, सही स्थितियां दी, सब दिया, वो आगे निकल जाए तो बोलो देखा मुझे तो पहले ही पता था ये दोनों नालायक हैं। वो दोनों नालायक हैं, आपने उन्हें नालायक बना दिया। ये क्या है? सर बट इसके जो बीज हैं वो तो स्कूल से डाल दिए जाते हैं। कौन डालता है? सर ये मतलब एक कौन डालता है? वेदांत पूछता है बाय हुम? सर टीचरों के द्वारा ही। टीचर्स जो वो होते हैं, टीचर कौन है? समाज का हिस्सा है। तो समाज को बदलो ना, उस बच्चे को क्यों दोष दे रहे हो? समाज को बदलो ना, बच्चे को क्यों दोष दे रहे हो? देखो भाई, आप
सवर्णों की बात कर रहे हो ना, वो देश की आबादी में बहुत छोटा हिस्सा है। भारत माने जो बहुजन समाज है बहुत बड़ा है, भारत माने वही। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र से प्रेम है कि नहीं? तो अपने भाइयों से प्रेम कैसे नहीं करोगे? अपने ही देश के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को अलग मान करके या नीचा मान करके धर्म को और राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा लोगे? और धर्म और राष्ट्र भी पीछे की बात है। इंसान हैं हम कि नहीं है? अभी और भी आपत्तियां दीजिए। हेलो सर, गला खराब। सर, पिछली बार मैंने आपसे जन्मना जाति व्यवस्था पर सवाल पूछा था, तो उसमें एक ऐसे गुरु हैं जो कि जन्मना जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो मैंने एक बिंदु पर आपसे प्रश्न पूछा था, मैं उनके तर्कों का या कहें कुतर्कों के दो और बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये तर्क देते हैं कि समाज को चलाने के लिए हमें एक आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि वर्तमान में समाज में आरक्षण दिया जा रहा है। तो हमारे पुराने व्यवस्था में, मनुस्मृति में जन्म से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो ये कहाँ तक सही है समाज को चलाने के लिए? और मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान आरक्षण कहाँ तक सही है? पुराना आरक्षण जो जन्म से ही दिया गया था और नया आरक्षण जो पढ़े लिखे लोगों ने समाज को बराबरी पर लाने के लिए। यूरोप में कौन सा आरक्षण है? जापान में कौन सा आरक्षण है? कनाडा, अमेरिका में कौन सा आरक्षण है बाबा कि समाज को चलाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है? ये कहाँ से आधे सत्य उतर आया? सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं। तो वो बोले तो बोले, तुम क्यों सुन रहे हो? मुझे भी सुना रहे हो, सबको सुना रहे हो। ये कहाँ से आ गया? ये एक्सियम कहाँ से उतरा कि कोई ना कोई आरक्षण तो चाहिए? पहले आरक्षण मनुस्मृति से होता था, अब संविधान से होता है। ये कहाँ से उतर आई ये बात? आरक्षण तो दवाई की तरह होता है, वो तभी चाहिए जब पहले बीमारी पैदा हो गई हो। बीमारी नहीं है तो दवाई नहीं चाहिए, और जब तक बीमारी है तो दवाई चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर बीमारी है ही नहीं। बीमारी कोई अनिवार्यता होती है क्या? बीमारी अनिवार्य होती है? हाँ, तो सबसे अच्छी बात तो यह ना कि बीमारी हो ही ना। पर बीमारी आ गई है भाई, तो इलाज कर लो। इतनी सीधी बात है और कुछ भी नहीं। इतना ध्यान नहीं देते बेटा। और इधर उधर देखते होगे तभी तुम्हारी यूट्यूब फीड में ही सब आता है। मत देखा करो इधर उधर का। नहीं सर, मैं आपका समर्थन करता हूँ। अरे तो मैं और आपके पक्ष में काफ़ी बहस भी की है मैंने, और वो दूसरे पक्ष से ये जातिवादी लोग आ मत जाते करो। हैं, तो ये कुतर्क ये बोलते इतना हैं, मैं जवाब ये इतना क्या बोलूं, इतना सेटल्ड मुद्दा है कि अब इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी सी बात है कि जो चीज़ बहुत पहले निर्धारित हो चुकी हो, निर्णीत हो चुकी हो, उस पर आज बहस करो कि धरती गोल है कि चपटी है। आकर के बोलो कि मैंने आपके पक्ष में बहस करी है कि धरती गोल है, तो मुझे कोई खुशी थोड़ी होगी। तुमने अपना समय खराब करा। ये बहस कब की निपट चुकी, इसमें अब बहस के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक धरातल पर जाति एक निर्णीत मुद्दा है। बाकी आपको बहस करनी है समय खराब करने के लिए तो करते रहो, नहीं तो वो मुद्दा तो कब का तय हो चुका है। बात समझ रहे हैं? बाकी तो अपनी अपनी मर्जी है। सोशल मीडिया पर बैठकर हफ्तों तक हम किसी से बहस कर सकते हैं। सबके पास ट्विटर है, लिखते जाओ, गाली गलौज करो, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। गाली गलौज ही तो होती है इनमें, और कौन सी कोई विद्वत्तापूर्ण बहस होती है? इन मुद्दों पर कोई शास्त्रार्थ होता है? तो मुझे गाली दो, मैं तुम्हें गाली दूं, यही होता है।
और सुनो एक बात, आप में से आपने तो ब्राह्मण होने के नाते प्रश्न पूछा था, ठीक है, तो उत्तर की शुरुआत हुई थी एक ब्राह्मण को संबोधित करके। अब मैं उत्तर का अंत कर रहा हूं उनको संबोधित करके जो अपने आप को इस व्यवस्था में शोषित देखते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपना अपमान मत करो अपने आप को किसी भी जाति के साथ जोड़ करके। समझ में आ रही बात? कम से कम जब तक मेरे साथ हो आप, मेरे लिए आपकी देह का महत्व तो नहीं है। इतना ही हो सकता है देह का महत्व कि चक्कर खा के गिर पड़ो तो अस्पताल भेजते हैं, या भूखे हो तो खाना खा लो भाई बाहर खाना। इससे ज्यादा देह का नहीं महत्व है। आप छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, काले हो, गोरे हो, हम यहां ये नहीं देखने के लिए बैठे हुए हैं। और आप भी अगर ये देख रहे हो तो आप अपना अपमान कर रहे हो। मत देखो ये सब। और सुनो, कोई और अगर ये सब देखता है आप में, मत चलो उसके साथ, मत सुनो उसकी बात, मत बनो उसके अनुयायी, मत रखो उसे अपनी जिंदगी में। कोई अनिवार्यता नहीं है कि जो लोग आपको देह और जाति बनाए हुए हैं आप उनको अपना दोस्त बनाकर रखें। मैं दुश्मनी के लिए नहीं कह रहा हूं, उपेक्षा के लिए कह रहा हूं। हटाओ, बहुत छोटी जिंदगी है, उसको सही तरीके से सही लोगों के साथ बिताना है। जो आदमी आप में एक गलत भाव भर रहा हो उसकी बात सुनना, रोज उसका मुंह देखना, या उससे बहस भी करना, या उसको गलत साबित करने की कोशिश करना, यह भी अपने समय की बर्बादी है। आगे बढ़ो, जीवन बनाओ। सब प्रकृति से उठे हैं, सब मिट्टी की औलादें हैं, सब एक से हैं, और सबके पास समय बहुत कम है। ये सब नॉन इश्यूज हैं, इनमें मत उलझो। और जो आपको उलझाता हो, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे किसी भी आधार पर, जय राम जी की। आ रही बात समझ में? बड़े मुद्दों की बात करेंगे ना, वैश्विक मुद्दे हैं। 1-1.5 घंटे से ये बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कहां गया? हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एक काल्पनिक मुद्दा, जाति, जो होती ही नहीं, जो हो सकती ही नहीं है, उसकी बात करे जा रहे हैं। तो जो है उसकी बात कौन करेगा? क्लाइमेट चेंज की बात कौन करेगा फिर? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे साधो, पड़ी रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे साधो, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक रे साधो, पानी सब में।
कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक रे साधो, पानी सब में एक। बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गुदार। एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गुदार। एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन शूद्र साधो, कौन बामन कौन शूद्र। एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गुदार। एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गुदार। एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन शूद्र साधो, कौन बामन कौन शूद्र।